दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। झारखंड में एक सीट है चतरा। कम पॉपुलर है लेकिन बहुत ही जरूरी और अहम सीट है। यहां से बीजेपी के कालीचरण सिंह चुनावी मैदान में है और उनके सामने है के.एन. त्रिपाठी कांग्रेस के। लेकिन जयराम महतो की पार्टी ने भी यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारा है और देखना ये होगा कि चतरा में जो परसेप्शन है कि के.एन. त्रिपाठी हल्के उम्मीदवार हैं, अब मजबूत नहीं है, चेहरा नहीं है, जन नेता नहीं है जिनके पास लाखों लोग खड़े हो जाएं उनकी एक कॉल पर। तो क्या बीजेपी यहां पर सीट निकाल लेगी या फिर इंडिया गठबंधन जेएमएम लेफ्ट तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बीजेपी को चतरा में धराशायी कर देगा? जयराम महतो के जो उम्मीदवार हैं वो कैसा परफॉर्म करेंगे? क्या वो जीत हासिल कर सकते हैं? क्या उनके पक्ष पे समीकरण है? इन सब चीजों को समझेंगे। हमारे साथ मंजर भाई हैं। मंजर भाई, स्वागत है आपका। क्या है समीकरण चतरा का? क्या है डेटा आपके पास? चतरा का समीकरण समझने पहले ये जानना जरूरी है कि चतरा लोकसभा का जो है कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और कौन कौन से जिले में ये फैली हुई है। तो सबसे पहले चतरा लोकसभा का जो है पूरा चतरा, एंटायर चतरा इसका हिस्सा है। उसके बाद पूरा लातेहार और पलामू का पांकी और जो है उनसे सटा हुआ, जो लातेहार से सटा हुआ वो हिस्सा है चतरा लोकसभा का। और चतरा लोकसभा के अंदर पांच विधानसभा आते हैं: सिमरिया, चतरा, मनिका, लातेहार और पांकी। जो पलामू क्षेत्र का है पांकी, लातेहार और मनिका लातेहार जिला का है और सिमरिया आपका चतरा जिला का है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आरक्षित सीट है, चारों सीट आरक्षित है। सिर्फ पलामू पांकी को छोड़ के ये जनरल कैटेगरी है। और लेकिन अगर सिमरिया की बात करें तो ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चतरा की बात करें, विधानसभा सीट की मैं बात कर रहा हूँ। चतरा सीट है, आरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए। उसके बाद है कि मनिका विधानसभा, ये एसटी समुदाय के लिए आरक्षित है। और जो लातेहार है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पर जो है चार जो है इस पांच विधानसभा में, तीन विधानसभा पर इंडिया गठबंधन का ये विधायक है और दो विधानसभा में बीजेपी है। एक है सिमरिया, एक है पांकी। पांकी से है कोई विधायक जी, उनका नाम नहीं है, लेकिन सिमरिया मुझे याद है, किशुन कुमार दास तो यहाँ पर है। और आपका जो है चतरा लोकसभा में जो है 2019 की अगर बात करें तो यहाँ वोटिंग हुआ था 63.2%। और अगर हम यहाँ पर जातीय समीकरण की शुरुआत करें तो जातीय समीकरण में सबसे ज्यादा आबादी है आपका अनुसूचित जाति, यानी कि दलित समुदाय। क्योंकि दलित समुदाय के मैंने आपको बताया विधानसभा में दो सीट आरक्षित है, सिमरिया और चतरा। तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर अनुसूचित जातियों की जो है आबादी अच्छी खासी होगी। तो अनुसूचित जातियों की आबादी वहाँ चतरा लोकसभा में 4,15,844 यानी कि 28.2% टोटल वोटर है। उसके बाद अगर सबसे बड़ी आबादी है तो एसटी, जो आदिवासी है, क्योंकि हमने आदिवासी देखा। लातेहार का जो मनिका विधानसभा है ये आदिवासी से जो है आरक्षित है, ये एसटी समाज के लिए आरक्षित है। यहाँ पर जो है मुस्लिम वोट, एसटी वोट 2,87,252 वोट है, यानी कि 19.5। अनुसूचित जाति के बाद सबसे बड़ी आबादी है एसटी की, अनुसूचित जनजाति की। उसके बाद मुस्लिम आते हैं 1,98,400 यानी कि 13.5%। उसके बाद आता है सिंह। सिंह जो राजपूत है उनका आता है, सबसे बड़ी आबादी देखिए सिंह की है यहाँ 1,67,116। पूरा झारखंड में सबसे ज्यादा अगर सिंह है तो वो चतरा लोकसभा में है, 1,67,000। और हमने देखा और भी लोकसभा में जहाँ पर इनकी आबादी है मात्र 97,000, कहीं 96,000, कहीं 65,000। लेकिन चतरा लोकसभा में इनकी आबादी है 1,67,116 यानी कि 11.3%। उसके बाद भूया जाति जो 1,58,051 वोटर है, यानी कि टोटल वोट का 10.7%। उसके बाद यादव आते हैं 1,30,000, बहुत बड़ी आबादी है कोडरमा लोकसभा के बाद। कोडरमा लोकसभा और ये चतरा लोकसभा यादवों से है, भरपूर है, इसलिए यहाँ आरजेडी का बहुत मजबूत ये है सीट है। आरजेडी यहाँ लगातार जीतती है क्योंकि यादवों का वोट जो है आरजेडी की तरफ जाती है। उसके बाद है उरांव जनजाति।
उरांव की आबादी यहाँ है 96,746, यानी कि 6.6%। यस। मंजर भाई, और ये यहाँ पर एक सवाल ये है कि जो यस। एसटी का डेटा है, एसटी की जो आबादी है, जी क्या सर। उरांव एसटी में है या वो जी अलग है? क्या सर, फिर से बोलिए सर, रिपीट। मैं कह रहा हूँ जो एसटी की संख्या है, जनसंख्या है, उसमें उरांव जुड़ा हुआ है या उरांव आपने अलग ही रखा हुआ है? नहीं नहीं, ये मतलब एसटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उरांव की आबादी सबसे ज्यादा है एसटी में। अच्छा, ये चीज। मतलब चतरा में उरांव जाति के जो आदिवासी हैं, जो समुदाय है, वो ज्यादा है। उनकी आबादी, हाँ। हाँ, 96,746। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरा करिए आप। उसके बाद जो अन्य जातियां हैं जिनकी आबादी कम है, उसमें आते हैं सांव। 79,697 वोटर है टोटल। ये हम 2011 के सेंसस के आधार पर ये मैं डेटा बनाया हूँ। 2011 के सेंसस के आधार पर जो है अन्य जातियां जैसे राम, यानी कि एससी समुदाय से आते हैं, उन ये है 69,000, यानी कि 69,791। उसके बाद आते हैं गंजू। 2011 का गंजू जो 2011 में क्या सर? सेंसस हुआ था। जी जी, 2011 में सेंसस हुआ था। जिसके आधार पर ये वोटर लिस्ट है। जी जी। उस उसके बाद है गंजू। गंजू जो सिमरिया विधानसभा में काफी मात्रा में है, संख्या में है, और सिमरिया गंजुओं का इलाका कहा जाता है। उसके बाद है महतो। हम्म। इनकी आबादी है 59,986। और गंजू की आबादी है 67,750। उसके बाद है प्रसाद। प्रसाद ओबीसी समाज से आते हैं, 26,482 वोटर है इनका टोटल। उसके बाद अगर हम आदिवासी में और एक समुदाय की बात करें, मुंडा। मुंडा की आबादी है 11,240। उसके बाद डांगी। डांगी की आबादी है 10,221। उसके बाद भारती, 8,938। और सबसे कम है भगत। भगत की आबादी है 8,051। और ये भगत ये पांकी विधानसभा में बोलते हैं। पलामू पलामू के जो तो क्षेत्र ये है, यहाँ पर भगत की इस आबादी यहाँ सीट पर पे तो सदस्य है। जी। इस सीट पे तो धीरज साहू भी हैं। हाँ, धीरज साहू एक बार सांसद बने थे, और लगातार जो है 2014 में भी चुनाव लड़े, 2019 में भी चुनाव लड़े। तो ये वही धीरज 2014 साहू उनका हैं धीरज। जिनका जिनका पैसा ईडी ने जब्त किया था। जी जी, वही धीरज साहू है जिनके घर से 350 करोड़ केस मिला था। तो एक बात और ये बताइए कि ये जो चतरा चतरा का जो बॉर्डर है, ये किन किन जी, राज्यों और जिलों से लगता है? देखिए जिला है इनका लातेहार। उसके बाद है आपका पलामू, यानी कि बिहार बॉर्डर को टच करता है। आपका गया जिला सामने पड़ता है बिहार का। चतरा से गया ओके बहुत सामने है। ओके। और लातेहार से तो छत्तीसगढ़। यहाँ पर जो है, आप देखिए कि जो डेटा है हमारे पास, जी 20 सर। तारीख को जो वोटिंग होने वाली है, उसमें तो जो ठाकुर हैं, राजेश ठाकुर, अगर आप देखिए समीकरण, अनूप जी सिंह देखिए, और चूंकि गिरिराज सिंह को भी आरजेडी ने अपने में शामिल किया था, अभी उनका स्टेटस क्या है मैं नहीं जानता। तो गिरिनाथ सिंह। ठाकुरों, हाँ गिरिनाथ सिंह, वही जो फील्डिंग है कांग्रेस की ओर से, वो काफी मजबूत फील्डिंग है। जी, और काफी मजबूत आपको क्या फील्डिंग भी लगता है? किया है। कालीचरण देखिए। सिंह जो हैं, तो जी, ऐसा नहीं है कि ठाकुरों का पूरा वोट कालीचरण सिंह को मिल जाएगा। देखिए हमें लगता है चतरा भाजपा का पारंपरिक सीट रही है, और 2009 के बाद भाजपा ने यहाँ पर कब्जा जमाया हुआ है। तो अब इसको जो है कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी पर डिपेंड करती है कि किस तरह वह जनता के बीच जाती है, क्योंकि ये रिकॉर्ड टूट भी सकती है। क्योंकि ये हमेशा यहाँ बदलाव दिखता है कभी कभार, क्योंकि मंजर 2014 और भाई, 19 में नहीं जब हम बदला। बात करते हैं, एक एक चीज जब हम जी बात करते हैं कि 2009 के बाद जो है कांग्रेस नहीं जीत पाई, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि 2014 में तो मोदी लहरी थी, जी और 2019 में राहुल गांधी का स्टेटमेंट था कि मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। कांग्रेस जितनी ताकत से इस बार लड़ रही है, 2019 में नहीं लड़ रही थी। तो असली जी इम्तिहान तो बीजेपी का इस चुनाव में होगा। पिछली बार जी तो जी पुलवामा भी था। तो देखना ये होगा कि बीजेपी इस बार निकाल पाती है कि नहीं।
लेकिन क्या ग्राउंड से क्या रिपोर्ट है आपको? के.एन. त्रिपाठी की रैलियां कैसी जा रही थी? और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे और तेजस्वी भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो है के.एन. त्रिपाठी चैलेंज है या फिर जयराम महतो दूसरे नंबर पे होंगे? देखिए, क्या मेरा मानना है कि के.एन. त्रिपाठी चैलेंज है बीजेपी के लिए, क्योंकि इनको पलामू क्षेत्र में अच्छा खासा इनको वोट मिल रहा है। और चतरा लोकसभा का जो है चतरा और मनिका और लातेहार, यहाँ भी काफी संख्या में इनको वोट मिल रहा है। और बीजेपी सिमरिया पांकी इसके भरोसे बैठी है, क्योंकि मोदी मैजिक जो है यहाँ नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ के जो सांसद प्रत्याशी है उसी उन्हीं के गुट में वहाँ नाराजगी है, क्योंकि जिस तरह से सुनील सिंह का टिकट काट के इनको दिया गया, तो भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। और सुनील सिंह का भी यहाँ पर सहयोग नहीं मिल पा रहा है, अभी तक नहीं दिखा कहीं पे मीडिया स्टेटमेंट कि हम कालीचरण भाई के साथ है। तो हमें लगता है कि जो है बीजेपी ने नए प्रत्याशी देकर जो खेल किया कि स्थानीय प्रत्याशी है, क्योंकि सबसे ज्यादा झारखंड में अगर मांग उठा था स्थानीय प्रत्याशी का, तो वो चतरा से था, क्योंकि वो हमेशा सुनील सिंह बिहार से आते थे, औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे शायद। देश की तो पूरी जानकारी नहीं, लेकिन वो बिहार के रहने वाले थे, तो ये पुख्ता जानकारी है। और इनको हटा के इनको कालीचरण सिंह को दिया गया, क्योंकि कालीचरण बीते 30 सालों या 20 सालों से सेवा कर रहे हैं पार्टी की। और इस आधार पर इन्होंने प्रदेश कांग्रेस में लगातार जो है पुरजोर तरीके से अपने आवाज उठाया और टिकट लेके और फिर मैदान में डट गए। और के.एन. त्रिपाठी भी पुराने खिलाड़ी रहे हैं। के.एन. त्रिपाठी 2009 के आसपास विधायक थे, और वो हेमंत के जब 14 महीने के सरकार में मंत्री भी थे, ग्रामीण विकास शायद ऐसे मंत्री थे। और वो राजनीति में माहिर माने जाते हैं। और जो मंजर है भाई, अगर हम मंजर भाई, एक डेटा ये भी है कि 3,40,000 के करीब जो अन्य जातियां हैं, साव, राम, गंजो, महतो, प्रसाद, ये जी, डांगी, जो है भारती भारती, भगत। भगत, मुंडा को मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुंडा आदिवासी में चला जाएगा। मैं ये देख रहा हूं कि ये जो ओबीसी और जो जातियां ओबीसी जातियां हैं, उनमें आप गंजो जी, को भी अगर निकाल दीजिए तो 3 लाख के आसपास का ये वोट है। क्या जी। लगता है आपको, ये जो फ्लोटिंग वोटर है जो ओबीसी का है, ये क्या ये बीजेपी की तरफ जाएगा या फिर ये इंडिया गठबंधन ने इसको अपने पास रखने के लिए इंतजाम कर रखे हैं? देखिए, हमें लगता है कि जो फ्लोटिंग वोट है इसमें जो तेजस्वी यादव की सभा और फिर यहाँ पर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा के बाद थोड़ा तो परिवर्तन दिख रही है। और इनके साथ जो फ्लोटिंग वोट है इसमें हमें लगता है कि ये 20 से 22% के.एन. त्रिपाठी की तरफ जाएगी, क्योंकि इससे नाराज है भाजपा के कार्यों से, क्योंकि देश में जिस तरह से है तो इसमें अछूता चतरा भी नहीं है, क्योंकि जो मुद्दे हावी है, क्योंकि जनता मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है और जो है बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो इस मुद्दे के लिए वो नाराजगी है वहाँ क्षेत्र में थोड़ा सा ये है। लेकिन कालीचरण सिंह लोकल होने का फायदा मिल रहा है, वहाँ के चतरा के भूमिपुत्र हैं, तो ये सारे जो है फैक्टर वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक बात है जेवीकेएस की प्रत्याशी की, तो वो तीसरे रैंक पर है, और उनकी जो है चर्चा भी नहीं हमें लग रही है कि चतरा में हो रही है। और दो ही की फाइट है, एक है कालीचरण सिंह तो दूसरे है के.एन. त्रिपाठी। एक बात और है कि आप देखिए कि असंतुष्ट जो नेता हैं बीजेपी में, ऐसा नहीं है कि जी, चतरा में जो है असंतुष्टि नहीं है बीजेपी में, असंतुष्टि है। और जिस तरीके से झारखंड के पत्रकार लगातार ट्वीट करके कह रहे हैं कि बहुत सारी सीटों पर जी, बीजेपी गुटबाजी का शिकार हो गई है, लोग खुश नहीं हैं, स्थानीय उम्मीदवार के प्रति जो नाराजगी है वो भारी पड़ जाएगी। क्योंकि बीजेपी जो है, झारखंड हो या कहीं पर भी, झारखंड में मोदी भी आए थे तो कह रहे थे हमको देखिए, हम आपके एमपी हैं, हम आपके पीएम हैं, हमारे नाम पर वोट दीजिए। आपको याद है जब कालीचरण सिंह को टिकट दिया था बीजेपी ने, तो एक उम्मीदवार थे, चूंकि जो टिकट चाह रहे थे, टिकट के आकांक्षी थे, वो लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जी। तो देखिए, आपको जहाँ लगता तक है सवाल है, कि कैसे। आपको लगता है कि जो राजधानी यादव विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लोकसभा सीट पर जो चतरा में, उसमें जी, लगातार जो है राजधानी यादव विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे,
और जो अंतरकलह की बात आई थी, और वहां पर जो है सुनील कुमार सिंह का भी जो है जिस तरीके से जो है टिकट काटा गया, तो आपको नहीं लगता कि जो है इन सब का असर पड़ेगा? जब धनबाद में असर हो सकता है, तो क्या यहाँ पर कालीचरण सिंह के खिलाफ नहीं हो सकता माहौल? एकदम हो सकता है सर, क्योंकि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में है। आप देख सकते हैं इनका रिपोर्ट कि पिछले जो पहला चरण का चुनाव में इन्होंने ऐसे ऐसे जगहों पर इनका बूथ का जो है कार्यकर्ता नहीं है, और लोग जो है भाजपा इस ख्वाब में है कि हमारे मोदी जी आगे प्रचार कर दिए तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन इस बार झारखंड में मोदी म्यूजिक कहीं नहीं दिख रही है। तो हमें लगता है कि कालीचरण सिंह को जिस तरह से राजधानी यादव से चैलेंज मिल रहा है, चाहे सुनील सिंह से चैलेंज मिल रहा है, तो वो असंतुष्ट है। और सुनील सिंह तो यहाँ के सिटिंग सांसद थे। अगर वो आ जाते तो कहीं ना कहीं कालीचरण सिंह के लिए फायदा होता, उनके लिए पक्ष में प्रचार करते। लेकिन वो कहीं नहीं दिख रहे हैं चतरा में। तो ये सब एक बड़ी मना क्वेश्चन मार्क है भाजपा पे। एक बात और की जो दीपक कुमार गुप्ता हैं, जयराम महतो के जो प्रत्याशी हैं, इनको कुछ आप क्या देख रहे हैं? क्या ये लड़ाई में है या सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है? क्या दीपक कुमार गुप्ता जो है, आप कह सकते हैं कि निर्णायक हो सकते हैं कि अगर वो वोट कुछ महतो समुदाय का ले जाते हैं, एससी का ले जाते हैं, ओबीसी का ले जाते हैं, मुस्लिम का ले जाते हैं, तो क्या दीपक कुमार गुप्ता इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, या वो इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है मुश्किलें खड़ी करने की, तो वो किसी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक नए प्रत्याशी है और उनकी चर्चा क्षेत्र में कहीं नहीं है। और ना ही उनको इंडिया अलायंस से जो है दिक्कतें हैं, और इंडिया अलायंस को भी दिक्कत नहीं है, और ना बीजेपी को है। तो ये दोनों पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां वहाँ पर चतरा में डटी हुई है। और जो है जहाँ तक है दीपक कुमार गुप्ता, तो आप देख सकते हैं कि देखिए, प्रत्याशी घोषित कर देने से नहीं होगा। पार्टी के स्टार प्रचारक भी उनके पक्ष में प्रचार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ है धन बल जन बल, इनके पास दोनों ही नहीं दिखाई दे रहा है। ना धन दिखाई दे रहा है, ना जन दिखाई दे रहा है। यह आपने अच्छा याद दिलाया कि इन तीनों सीटों पर जो सबसे ज्यादा इस चरण की, जो झारखंड में दूसरे चरण की वो होगी, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में, उसमें सबसे अमीर उम्मीदवार के एन त्रिपाठी। अखबारों में जो जी खबरें आई हैं उनके हलफनामे के हिसाब से तो 70 करोड़ के करीब उनकी संपत्ति है। और जी। झारखंड में तो आप जानते ही हैं कि दारू मुर्गा और ये सब चलता है। तो आपको लगता है कि के एन त्रिपाठी इस पैसे का इस्तेमाल, अपनी संपत्ति का इस्तेमाल दारू मुर्गा में कर सकते हैं? नहीं, जहाँ तक बात है दारू मुर्गा की, वो तो नहीं होगा, क्योंकि इस बार झारखंड की जनता मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। और जो उनके मुद्दों पर खरा उतर रही है, उनको वो जनता पसंद भी कर रही है। एक फील्ड में ये खास लोकप्रियता जो है के एन त्रिपाठी का, वो भी काम आ रहा है, क्योंकि वो मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। जहाँ तक बात है पैसे की, तो ढुल्लू टाइगर के पास इतनी पैसा है, लेकिन धनबाद को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और लगातार जो है भाजपा के बड़े नेताओं का सभा करा रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ भाजपा मुश्किलों का सामना कर रही है। उसी तरह चतरा में भी यही हाल है बीजेपी के लिए। वहाँ पर जो है चतरा के प्रत्याशी के पक्ष में अभी तक बड़े नेता का वहाँ पर ये नहीं हुआ है, और जो है आगमन नहीं हुआ है। और उनके पक्ष में कोई ऐसा लहर भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा नहीं चल रहा है। तो कालीचरण सिंह कहाँ से चलते? लेकिन कालीचरण सिंह का ये नसीब अच्छा है कि वो वहाँ के लोकल प्रत्याशी और राजपूत वोटों को टारगेट किए हैं। अगर ये फ्लोटिंग वोट में कुछ मिल जाता है तो वो मतलब फाइट में है, फाइट के मुकाबले में है। और के एन त्रिपाठी बहुत जो है नामांकन के बाद पीछे थे, लेकिन अचानक से तेजस्वी यादव की सभा चतरा में होती है, और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब की, और 10 किलो चावल के ऐलान के बाद, क्योंकि चावल 5 किलो चावल वाला जो इलाका है, ये चतरा इलाका है। सबसे ज्यादा गरीबी रेखा चतरा में है, सबसे ज्यादा जो है पिछड़ा झारखंड में अगर कोई जिला है तो चतरा जिला है। चतरा की आधा जो है आबादी गांव जो है जंगलों में बसी हुई है। वहाँ पर रिमोट एरिया है, वहाँ सरकार के लिए कई चुनौतियां हैं। तो हमें लगता है कि ये 10 किलो चावल वहाँ का मैजिक की तरह काम करेगा, अगर वो पहुंच पाती है वहाँ लोगों तक ये मुद्दा तो। जी आप बात सही कह रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन ने जो राशन वाला दाव चला है, इसको आप देखिए कि तेजस्वी यादव बिहार की रैलियों में जोर शोर से उठा रहे हैं। और जी आज की मैंने उनकी रैलियां सुनी। राहुल गांधी जो है, चूंकि उन राहुल गांधी के वीडियो जिस समय इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम जगहों पे जो है जोरदार तरीके से देखे जा रहे हैं, तो अपने वो वीडियो में गिना रहे हैं कि हम 10 किलो राशन देंगे
कांग्रेस पार्टी जो है खाद्यान्न बिल लेकर के आई थी, और उस पर जो है नरेंद्र मोदी उसी बिल के जरिए 5 किलो देते थे, अब कांग्रेस जो है 10 किलो देगी। तो चतरा की लड़ाई थोड़ी सी अंडररेटेड चल रही है, लेकिन बीजेपी जो कह रही है, दावा कर रही है कि हम 14 में से 14 सीटें जीतेंगे, तो उसमें से अगर उसके लिए कोई संभावित सीट है जहां पर वो थोड़ी सी परसेप्शन की लड़ाई में, ऐसा लगता है कि जी परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी आगे है, तो उसमें लगता है कि चतरा निकाल सकती है बीजेपी। क्या मैं गलत हूँ जी। मंजर भाई, या आप सही सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, आप सही है, क्योंकि ये परसेप्शन नैरेटिव जो सेट हुआ है 5 किलो राशन ये सब, वहाँ ये गरीबी रेखा से ज्यादा लोग ये मतलब जीते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करते हैं। और हमें लगता है कि ये लातेहार का जो रिमोट एरिया है, आपके जो चतरा का रिमोट एरिया, यहाँ के आदिवासी परिवार 5 किलो राशन पर डटे हुए रहते हैं, क्योंकि ये गरीब जो है पलायन करते हैं वहां से और फिर बाहर मजदूरी करते हैं। उनके परिवार वालों को 5 किलो राशन ही बहुत बड़ा ये सहायता होता है। एक गरीब के लिए अगर महीने में 25 किलो चावल मिल जाता है 5 आदमी का फैमिली में, तो वो बहुत बड़े सहायता होती है। जिस तरह से इसमें देखिए कि राज्य सरकार ने अबुआ जो है पेंशन योजना लागू किया, इससे जो है वहाँ पर जो है काफी अच्छा ये है जो है सिचुएशन है इंडिया गठबंधन की, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग भी ज्यादा वृद्ध है, और यहाँ के जो गरीब है उनको पैसा मिल रहा है अबुआ पेंशन। उसके बाद जो है सरकार ने सोना सबरन धोती साड़ी योजना लागू की थी राज्य सरकार ने। इसका जो है आदिवासियों में काफी मतलब ये चर्चा का विषय है, क्योंकि आदिवासियों भाई बहनों जो वहाँ पर गरीब जो है आदिवासी जो समाज है, उनको सोना सबरन के माध्यम से धोती साड़ी मिलता है, उसके बाद चावल मिलता है। तो ये फैक्टर उनको लगता है कि मोदी दे रहा है, क्योंकि उनको डीलर के माध्यम से मिल रहा है, हम्म। डीलर पीडीएस डीलर के माध्यम से मिल रहा है। तो ये सब सारा जो नेरेटिव है बीजेपी गढ़ रही है कि मैं दे रहा हूँ। तो हमें लगता है कि अब जो तीसरा चौथा पांचवा चरण का चुनाव है, ये राशन वाला इलाका में ही ये चुनाव है, और यह कांग्रेस की ड्यूटी बनती है कि हम कैसे ही 10 किलो चावल का जो बात है जनता तक पहुंचाए, क्योंकि आखिरी जो चरण है ये चावल वाला इलाका में ही हो रहा है, जहाँ 5 किलो राशन में जनता चाहे देश रहे चाहे नहीं रहे वो दे देगी वोट। तो हमें लगता है इसमें कांग्रेस उसे को इस मतलब बात से चैलेंजेस है। फर्क नहीं पड़ता है कि उसे इस बात से हाँ, फर्क नहीं पड़ता है कि संविधान में क्या बदलाव किया जाएगा, लेकिन उसे 10 किलो पहला राशन बात है, चाहिए। लेकिन पहली मंजर बात भाई है एक कि बात ये, हम जनता को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। महंगाई बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, चतरा भी जी इससे अछूता नहीं होगा। और जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो जेएमएम की जो पेंशन योजना है उसका असर है, तो क्या जी। जेएमएम इसको ग्राउंड पर भुनाएगी नहीं? देखिए कल्पना सोरेन लगातार भुना रही है, वो कह रही है कि हमें पेंशन का जो है सिस्टम, और सबसे बड़ी जो आबादी है आदिवासियों की, वहाँ 50 साल कर दिया। ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक राज्य सरकार ने किया। और राज्य सरकार ने 50 साल जो उम्र की वैधता 60 साल थी केंद्र सरकार ने की थी, अब उन्होंने 50 साल कर दिया। तो इससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और लगातार कल्पना सोरेन इस पर बात रख रही है कि हमने 50 साल किया महिला को और पुरुष। देखिए अभी जो है सिर्फ SC ST को ही जो ये मिल रहा है लाभ, और महिला में सारे वर्गों को भी 50 साल का लाभ मिल रहा है। जो भी महिला किसी भी समुदाय से अगर वो 50 साल का एज कंप्लीट कर रही है, तो उसको सरकार से ऑटोमेटिक वोटर लिस्ट के आधार पर पेंशन लागू कर दे रही है। आपको आवेदन भी देने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार अच्छा। ने ये प्रावधान लागू किया कि आपको आवेदन हम्म। देने की जरूरत नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम है आपका, पेंशन जुड़ जाएगा। ओ, और ये तो सारा काम सीधे आंगनबाड़ी सेविका को दिया। जी, सीधे डायरेक्ट तौर आंगनबाड़ी पे से वोटर लिस्ट को टारगेट कर दिया है जेएमएम ने। जी, और ये आंगनबाड़ी सेविका को काम दिया है कि आप क्षेत्र में देखिए कि किसका 50 साल हो गया, तो वोटर लिस्ट में टिक लगाइए, ऑटोमेटिक उनका पेंशन लागू हो रहा है। पेंशन के लिए कोई स्पेशल आवेदन देने की कुछ जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने ये बहुत अच्छा जो है नियम बनाया, और इस नियम का लाभ 12 लाख जो है पेंशनधारियों को मिला। अगर इसमें 12 लाख वोटरों में से अगर जो है आप देखिए कि अगर 7-8 लाख भी जेएमएम को वोट मिलता है, तो मुझे लगता है कि वही बात हो गई कि राशन का जो मोदी का मुकाबला है वो जेएमएम कर ले जाएगी। देखिए जहाँ तक राशन की बात है, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार ने यहाँ राशन भी बंद कर दिया। नए राशन कार्ड बनना बंद हो गया झारखंड में, नए राशन कार्ड एक भी नहीं बना, जिसके वजह से लोगों में नाराजगी है, क्योंकि एक भी आदमी को अनाज नया राशन कार्ड बना नहीं तो अनाज कहाँ से मिलेगा।
तो इन लोगों की आकांक्षा को पूरा करने का काम राज्य सरकार कर रही है। जिस तरह से चंपा सोरेन सरकार ने जो है ग्रीन कार्ड जो है योजना लेके आई, हेमंत सोरेन ने लेके आई थी, वो सरकार अभी चंपा सोरेन उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो है मुद्दा अब राज्य सरकार में अब ये पहुंचाना इनका काम है, क्योंकि इनको अब भरी सभा में बोलना होगा कि ये जो भाई आपका जो राशन योजना है ये केंद्र सरकार नहीं दे रहा है, ये राज्य सरकार दे रही है। केंद्र सरकार जो 2011 के सेंसस के आधार पर दे रही है, सोशियो इकोनॉमिक आधार पर, वो तो पुराने लाभार्थी है। अब नए लाभार्थी जो मिल रहे हैं वो राज्य सरकार दे रहा है। लेकिन हमें लगता है कि जेएमएम के जो कमेटी है इस बात को नहीं पहुंचा पा रहे लोगों तक कि हमने ग्रीन कार्ड के माध्यम से आपको आना है। और जहां तक बात है, इसलिए भी नहीं बोल पा रहे कि ग्रीन कार्ड से राशन है, क्योंकि 5 महीना से इनको राशन नहीं मिल पा रहा है। तो हमें लगता है कि ये अपने नाकामियों को छुपाने के लिए भी ये नहीं बोल पा रहे। मुझे लगता है कि ये तो हमने ग्राउंड पर देखा है झारखंड में कि जेएमएम जो है अपने जो प्रचार है, अपनी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने में, जैसे बीजेपी एहसान जताती है कि मोदी जी ने दिया है, मोदी जी ने दिया है, जैसे अपनी जेब से दिया हो, जैसे वो मनरेगा में कमाई करके आ रहे हो, दिन भर मिट्टी खोद के आ रहे हैं और वहां से पैसा कमा के ला रहे हो और फिर जनता को अपनी जेब से दे रहे हो। बीजेपी वाले ऐसे जताते हैं, जबकि वो जनता का ही पैसा है और यही काम दूसरी पार्टियां नहीं कर पाती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, साउथ की पार्टी हो, उत्तर की पार्टी हो, दक्षिण की पार्टी हो। ये चैलेंजेस हैं कि इतनी जो है जिस लेवल पर जाकर के बीजेपी प्रचार करती है उस लेवल को जो है कैसे मैच किया जाए। मंजर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने चतरा पर बहुत सर जरूरी जानकारी दी। सर एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर मैं बात करूं तो जेबी केसेस के मुकाबले यहाँ मजबूत है नागमनी। नागमनी जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, और वो यहाँ से ओके। जो है चुनाव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, और इनकी भूमिका यहाँ बहुत ज्यादा है। अगर फैक्टर अगर कोई चतरा में है तो वो नागमनी है। क्योंकि नागमनी की अगर बात करें तो हम 2009 में ये 68,764 वोट लाए थे, यानी कि सेकंड पोजीशन में थे धीरज प्रसाद साहू के बाद। और अगर फिर हम 2014 की बात करें तो 2014 में जो है आजसू पार्टी से नागमनी ने चुनाव लड़ा था और 32,516 वोट लाया था। और 2019 में नागमनी ने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार नागमनी चुनाव लड़ रहे हैं। तो नागमनी बीजेपी का खेल बिगाड़ने का काम करेगा। लेकिन बीजेपी का खेल कैसे बिगाड़ेंगे वो जरा इसको समझाइए, क्योंकि अगर वो लड़ते रहे हैं तो जाहिर है कि उनको तो जो है फिर वोट तो दोनों पार्टियों का मिलेगा। देखिए, हमें लगता है कि नागमनी को जो है ज्यादातर वोट जो है बीजेपी के जो शिफ्ट वोटर है इधर हुए हैं, और ये जो इनका सेपरेट वोट है वो बीजेपी को मिला था 2019 में, क्योंकि नागमनी चुनाव नहीं लड़े तो 68,000 70,000 के आसपास जो वोट है उनको मिल गए। अब जो वोटर भी नए बढ़े हैं, तो नागमनी को जिस तरह से नामांकन के दिन जेल भेज दिया गया था, उसे क्षेत्र में जो है वो अपने बात रख रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, या फिर जो भी है क्षेत्र में ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि नागमनी को परेशान किया जा रहा है। तो नागमनी यहाँ बड़े फैक्टर होंगे और बीजेपी के लिए परेशानी है। तो ये नागमणि किस समुदाय के हैं? सर नो आइडिया, लेकिन ये बिहार के रहने वाले हैं और चतरा से चुनाव लड़े थे। मैं देख रहा हूँ ये 2009 में भी चुनाव लड़े हुए हैं, 2014 में भी चुनाव लड़े हुए हैं, तो अनुभवी तो हैं। हाँ, 19 में नहीं चलिए लड़े। देखते हैं, जी, अनुभव। देखते हैं नागमणि को कितना वोट मिलता है और वो कितना बड़ा फैक्टर साबित होते हैं। अगर वो चुनाव में 50,000 60,000 भी वोट लेते हैं तो ये बड़ी बात होगी। और दूसरी बात ये कि पिछली बार 63% के करीब वोटिंग हुई थी और हर बार की हर चरण में 2024 में वोटिंग परसेंटेज डाउन गई है और ये देखना होगा कि इस बार कितनी वोटिंग होती है। तो चतरा के बारे में आपने बहुत खूब जानकारी दी मंजर भाई, सभी पहलुओं पर बात की आपने, राजनीतिक, सामाजिक, जातीय, धार्मिक समीकरणों पर। क्या चतरा में मुसलमान कम है? नहीं, चतरा में अच्छा खासा मुसलमान है। चतरा के मुसलमानों की अगर आप बात करूं मैं, तो 1 लाख हम्म। प्लस है। और उनकी आबादी है 1,98,000, मतलब 2 लाख के आसपास। तो और ये ये जो 2 लाख। समीकरण है निश्चित हाँ देखना होगा, क्योंकि एक बात मानना पड़ेगा कि 2024 के चुनाव में अगर आप देखिए पिछले 10 साल की मोदी सरकार में जितना जो माइनॉरिटी समुदाय जो अल्पसंख्यकों ने सहा है और जिस तरीके से वो अपने हक और अधिकार के लिए लोकतंत्र में मतदान कर रहे हैं,
तो उसमें जो उनकी लोकतंत्र के प्रति आस्था है, देश बचाने की जो लड़ाई है, उसमें जो भागीदारी निकल के आई है, उसमें हर सीट पर माइनॉरिटी वोट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और इसीलिए जब जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा, केशव चंद्र मौर्य, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जब भी आ रहे हैं ये लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर सीट पर जो है मुस्लिम वोट महत्वपूर्ण है। चतरा में भी देखना होगा कि क्या होता है। 20 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा। झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग होगी और ये लोकसभा चुनाव का 5वां चरण होगा। मंजर भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। लगातार हम झारखंड से जुड़े मुद्दों पर बात कर रहे हैं, झारखंड की राजनीति, सामाजिक समीकरणों पर बात कर रहे हैं। आप सब अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।